relation between CRMS, C bar and CMP, most probable velocity, एवरेज वेलोसिटी और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी में क्या रिलेशन है। देखिए, अगर हम इनमें रिलेशन कैलकुलेट करते हैं, मीन्स CRMS इज टू एवरेज वेलोसिटी एंड प्राइकटम वेग मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, तो हमें पता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की वैल्यू है 3RT अपॉन √3RT अपॉन m, और एवरेज वेलोसिटी है √8RT अपॉन पाई m। हमने अभी पिछले क्लासेस में, पिछले लेक्चर्स में कैलकुलेट किया था, और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी वाज 2RT अपॉन m, √2RT अपॉन m। इनमें सब में RT अपॉन m कॉमन है, √RT अपॉन m। तो अगर हम वैसे देखें तो ये हो जाएगा √3 इज टू √8 अपॉन पाई इज टू √2। RT अपॉन m इज़ कॉमन, और इनको भी कैलकुलेट करें तो √3 होगा 1.7 और ये होगा 1.6 एंड दिस विल बी 1.4। या अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो किसी भी एक को 1 मान लें, है ना, 1 के यूनिट वैल्यू के कंपैरेटिव में बाकी वैल्यूज़ क्या है, तो अगर इसको हम 1 वैल्यू माने तो ये हो जाएगी 0.921, दिस इज़ 1.0, दिस विल बी 0.921 एंड दिस विल बी इक्वल टू 0.816। ये इनका रिलेशन है आपस में। या यूँ कहें कि जब जैसे मैक्सवेल्स ने हमको बताया था, ग्राफ प्लॉट किया था कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़ के बीच में प्रोबेबिलिटी वैल्यू थी, है ना, कितना मॉलिक्यूल्स किस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, और ये वेलोसिटी था। तो आपको ध्यान हो, हमें इस तरह का ग्राफ मिला था, और ये जो वेलोसिटी थी दिस वाज मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मीन्स किसी भी फ्रैक्शन में मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिस वेलोसिटी से मूव करते हैं, ये वेलोसिटी कहलाती है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। सो दिस इज CMP। इस साइड वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो CMP की वैल्यू सपोज ये 0.81 है, इसके बाद एवरेज वेलोसिटी होगी C बार, और उससे भी ज़्यादा यहाँ पर ये होगी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। मतलब किसी भी गैस सैंपल में अगर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हम निकालते हैं, उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, मीन्स CMP जो है CMP से ज़्यादा होगी एवरेज वेलोसिटी, और उससे ज़्यादा होगी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो ये आपस में इनमें रिलेशन है। हम वेलोसिटीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें एक की वैल्यू दी हुई है तो हम दूसरी वैल्यू इसमें से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो कुछ एक टर्म्स हैं गैसेस से रिलेटेड, वो हमें पता होना चाहिए। जैसे एक है कोलिजन डायामीटर। कोलिजन डायामीटर संघटन व्यास कहते हैं इसको। संघटन व्यास क्या होता है? जब दो मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं तो वो एक डेफिनेट डिस्टेंस तक एक दूसरे के पास आते हैं, उसके बाद वो एक दूसरे को रिपेल कर सकते हैं, करने लग जाते हैं एक दूसरे को। तो at the time of collision, when the two molecules are nearer than minimum distance of centers of two colliding molecule is collision diameter। means कोई भी जो गैस सैंपल के सपोज ये दो मॉलिक्यूल हैं, ये एक दूसरे से मैक्सिमम पास, सपोज ये इतने पास आ गए, इसके बाद इनमें रिपल्शन शुरू हो गया, तो इस मॉलिक्यूल का सेंटर और इस मॉलिक्यूल का सेंटर, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, ये न्यूनतम दूरी, मतलब इससे ज़्यादा पास सपोज ये नहीं आ सकते, या कोई मैक्सिमम अगर रिपल्शन कम हो, मैक्सिमम पास आना चाहे आ सकते हैं, सपोज इतना पास आ सकते हैं। तो इन दो सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस, ये वाला जो है, जब मॉलिक्यूल मैक्सिमम जितना पास आ सकता है, जब उनमें रिपल्शन, उसके बाद रिपल्शन शुरू हो जाता है, तो मैक्सिमम मॉलिक्यूल जो दो टकराने वाले मॉलिक्यूल है, वो अणु जब एकदम नज़दीक होते हैं, उस समय उन दोनों के सेंटर्स, उनके केंद्र के बीच की जो न्यूनतम दूरी है, इस दूरी को कोलिजन डायामीटर या संघटन व्यास कहते हैं। ये हर एक गैस के लिए अलग अलग है। जैसे अगर
नाइट्रोजन गैस है, उसका संघटन व्यास होता है 3.78 एंगस्ट्रम। ऐसे ही ऑक्सीजन है, उसका कोलिजन डायामीटर होता है 3.58 एंगस्ट्रम। इसी तरह से हाइड्रोजन गैस है, उसका कोलिजन डायामीटर होता है 2.73 एंगस्ट्रम। तो इस तरह से हर एक गैस का कोलिजन डायामीटर फिक्स है, अलग अलग होता है कि इनके मॉलिक्यूल्स कितने कितने पास आ सकते हैं। एक जो टर्म है इसी से रिलेटेड वो है मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ का मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल जो है वो लगातार मूव करते रहते हैं और वो फिर एक दूसरे से कोलाइड करते हैं। तो जब मॉलिक्यूल मूव करते हैं तो डिस्टेंस बिटवीन टू कोलिजन्स इज फ्री पाथ। जैसे ये मॉलिक्यूल है, यहाँ से चला, यहाँ दूसरे मॉलिक्यूल से कोलाइड हुआ, यहाँ से कोलाइड होके इधर चला, इससे कोलाइड हुआ, फिर इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये दूरी कहलाती है फ्री पाथ, मुक्त पथ। दो कोलिजन, कंटिन्यूस जो कोलिजन होते हैं उनके बीच की जो दूरी है गैस के अणुओं द्वारा तय की गई दूरी, वो हो गई फ्री मुक्त पथ या फ्री पाथ। अब अगर हम एक मॉलिक्यूल यहाँ से और यहाँ तक पहुँचा है तो इसने कितना, इसका मीन फ्री पाथ क्या होगा, इसमें अगर मान लीजिए इसने ये D1 डिस्टेंस दूरी तय की है, ये D2 है, ये D3 है, ये फ्री पाथ इतना है, ये वाला फ्री पाथ इतना है, ये वाला फ्री पाथ इतना है, तो मीन फ्री पाथ जिसको हम L से डिनोट करते हैं उसकी वो कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। और इसका अगर मीन निकालें, मतलब मीन फ्री पाथ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, D1 डिस्टेंस प्लस D2 डिस्टेंस प्लस D3 डिस्टेंस, और इस तरह से जितनी भी डिस्टेंस वो तय करता है अपॉन n। एंड व्हाट इज n, टोटल नंबर ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल उससे कहाँ कहाँ से, इससे इससे से कितने से वो कोलाइड कर रहा है। d क्या है इसमें, डिस्टेंस। तो ये इसकी एवरेज जो है मीन फ्री पाथ हो जाएगा। या हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं, इसको वैसे अगर कैलकुलेट करें तो L इज इक्वल टू 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर रॉ स्क्वायर, जहाँ पर जो है या L जो है उसको हम ईटा से भी शो कर सकते हैं। अगर हम उसको विस्कोसिटी को कैलकुलेट करें तो P प्रेशर है गैस का, D इसकी D या रॉ जो है वो उसकी डेंसिटी है, पाई L/√2। ये इसकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी इससे हम निकाल सकते हैं, क्योंकि जो है कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है पहले ये आपको बताएं। व्हाट इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ कोलिजन इन 1 सेकेंड फॉर अ गैस मॉलिक्यूल। एक सेकेंड में कोई एक मॉलिक्यूल कितनी बार कोलाइड करता है वो उसकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी होती है ना। और ये जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है जिसको CZZ आवृत्ति, संघटन आवृत्ति फ्रीक्वेंसी या संघटन आवृत्ति है ना, ये क्या होती है, Z11 से इसको डिनोट करते हैं, दैट इज C/L, मतलब एवरेज जो उसने डिस्टेंस, उसकी एवरेज वेलोसिटी जो है वो अपॉन उसका मीन फ्री पाथ जो है वो, उससे हम कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लाइकवाइज एक टर्म है कोलिजन नंबर। कोलिजन नंबर क्या होता है, संघटन संख्या जिसे हम कहते हैं। एक अणु एक सेकंड में कितनी बार दूसरे अणु से टकराता है, हाउ मेनी टाइम्स अ मॉलिक्यूल कोलाइड विद अदर मॉलिक्यूल ऑफ अ प्योर गैस सैंपल इन यूनिट टाइम एंड यूनिट वॉल्यूम, मतलब इकाई समय और इकाई आयतन में एक गैस के शुद्ध गैस के इकाई आयतन में विद्यमान कोई भी अणु बाकी सारे अणुओं से, समस्त अन्य अणुओं से कितनी बार टकराता है, ये उस गैस की उस अणु की जो टकराने की संख्या है, दिस इज कोलिजन नंबर या गैस की संघटन संख्या कहलाती है। इसको भी हम कैलकुलेट
कर सकते हैं। तो ये सारे जो टर्म्स हैं, कोलिजन नंबर, कोलिजन डायामीटर, मीन फ्री पाथ या कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ये सब टर्म्स जो हैं ये गैस से रिलेटेड है। नेक्स्ट जो आता है वो है लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस, गैसों का द्रवीकरण कैसे कर सकते हैं। और इसके कई एक मेथड है जो आप देखिए बुक में भी, किसी भी बुक में ये दिए हुए हैं, इनको आप रीड कर सकते हैं। और इसके लिए कई तरीके हैं। एक है फेराडेज मेथड ऑफ कूलिंग बाय फ्रीजिंग मिक्सचर। फ्रीजिंग मिक्सचर होता है आइस, कैल्शियम क्लोराइड या आइस और NaCl। इनका टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, इसमें हम गैस को रखते हैं और उसको कूल करते हैं। वो गैसेस जिसका कि क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रांतिक ताप आपको बताया था, क्रांतिक ताप जो है वो किसी गैस के उच्च होते हैं, तो हम इस से भी हम उसको कूल कर सकते हैं शीतलन द्वारा। इसमें SO2, CO2, Cl2, N2O, H2S आदि गैसों को लिक्विफाई किया जा सकता है। इसमें इस तरह के एक वी शेप की ट्यूब लेते हैं, जिसकी एक आर्म को हम किसी भी सब्सटेंस से यहाँ पे हमने गैस क्रिएट की है जिसका हमें लिक्विफेक्शन करना है, और इसको हम लिक्विफाइंग मिक्सचर में, फ्रीजिंग मिक्सचर में ठंडा कर लेते हैं। और इस प्रकार से ये गैस जब एवापोरेट होती है तो यहाँ पर जब गैस आती है इस फ्रीजिंग मिक्सचर में, ठंडा टेम्परेचर कम होने के कारण इसमें उसकी कूलिंग हो जाती है। नेक्स्ट जो मेथड है दैट इज़ लिंडे मेथड या जूल थॉमसन इफेक्ट। आपने पहले भी पढ़ रखा है जूल थॉमसन इफेक्ट। इसमें आपको पता है कि किसी भी गैस को पहले हाई प्रेशर पर हम कंप्रेस कर लेते हैं, उसको संपीड़ित कर लेते हैं हाई प्रेशर पर। मतलब उसी तरह से जैसे हमने कूलिंग मिक्सचर में किया था कि हम उसको आइस, NaCl आदि जो भी फ्रीजिंग मिक्सचर है उस तरह से हम उसको ठंडा कर लेंगे और फिर उसको कंप्रेस कर लेंगे हाई प्रेशर पर। और फिर जब इसको कंप्रेस करने के बाद इसको हम एकदम से लो प्रेशर में छोड़ेंगे, तो ये आंतरिक प्रसार जब होता है, मॉलिक्यूल फैलते हैं, तो उसको अपने जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है उसके अगेंस्ट काम करना पड़ता है, या यूँ कहें कि इसकी एनर्जी, ताप में जो वृद्धि है वो ख़त्म हो जाती है। और ये संपीड़ित वायु जब हम जो कंडेंस्ड एयर है उसको किसी वाल्व में से होकर गुजारते हैं बहुत लो प्रेशर एरिया में, तो जब एकदम से लो प्रेशर एरिया में ये खुलेगा तो उसकी टेम्परेचर में कमी आ जाती है, और इस कारण वो इतना इसको रिवाइंड करते हैं कई बार, और इससे जो गैस है वो उसको कूल कर लिया जाता है। इस तरह से ये लिंडे एपरेटस है। इसमें जो है ये आइस बॉक्स है, दिस इज़ फ्रेश एयर हम यहाँ से ला रहे हैं आइस बॉक्स में, और ये एक कंप्रेशन बॉक्स या फ्रेश एयर को लाके पहले उसको कंप्रेस कर दिया, मीन्स हाई प्रेशर पर उसको ले आए हम, आइस बॉक्स में से ठंडा किया, और इस तरह से आते हुए एक जेट से इसको छोड़ते हैं। तो ये इसका टेम्परेचर जब वो फैलेंगे एकदम से तो उसका टेम्परेचर कम होगा, और कम होते ही वो लिक्विड एयर में चेंज हो जाती है। तो एयर को लिक्विड एयर में चेंज करने के लिए लिंडे मेथड यूज़ करते हैं। इसी तरह से एक और ये जो मेथड है दिस इज़ क्लाउडेज मेथड, या हम कह देते हैं कूलिंग बाय एडियाबेटिक एक्सपेंशन। ये उन दोनों का मिक्सचर है कि हम उसको कूल भी करते हैं और एक्सपेंड भी करते हैं। तो इसी तरह से कूलिंग बाय एडियाबेटिक डाईमैग्नेटाइजेशन और कूलिंग बाय रैपिड एवापोरेशन, ये आप देख लीजिएगा, थियोरिटिकल है सारा। तो गैसों का द्रवीकरण, इसकी यूटिलिटी क्या है? तो जो लिक्विड गैसेस होती हैं वो हॉस्पिटल्स में यूज़ होती हैं, करते हैं, इनका वेल्डिंग वगैरह काम में लिया जाता है, कूलिंग में काम आती हैं द्रवित गैसों का प्रयोग। कूलिंग जैसे आप फ्रिज वगैरह, रेफ्रिजरेटर वगैरह, इनमें सब में, या सब्सटेंसेस को कूल करने में अमोनिया, SO2, मिथाइल क्लोराइड वगैरह यूज़ करते हैं। लैब में भी हम कम टेम्परेचर करने के लिए या कूलिंग के लिए इसको यूज़ करते हैं। और इसी तरह से रॉकेट्स या एरोप्लेन वगैरह में भी ऑक्सीजन के रूप में हम कूल करके वो कंडेंस करके गैस को और ले जाते हैं, तो वहाँ पे भी ये यूज़ होती है। तो इस तरह से लिक्विड गैसेस का यूज़ है।
ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया है। इससे रिलेटेड कुछ एक PDF और असाइनमेंट्स हम आपको देंगे, जो आप इनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट टर्न पे शुरू करेंगे। थैंक यू।